हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर। और नालंदा विश्वविद्यालय के अगर आपको महत्व को समझना है ना, तो आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं ना कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय आज तक रहता ना, तो आज भारत ना पूरे विश्व का गुरु रहता। यानी विश्व में नंबर 1 कंट्री रहता भारत काफ़ी अच्छा खासा विकसित रहता। और भारत के पास ना आज के समय में ना अच्छे खासे वैज्ञानिक होते, अच्छे खासे विद्वान होते, और भारत विश्व में नंबर 1 होता। तो इतनी महत्व जब नालंदा विश्वविद्यालय की थी, तो बहुत साल पहले नष्ट होने के बाद भी कोई भी सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ली और कोई भी सरकार इसे फिर से बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आइए पूरी डिटेल से जानते हैं। और मोदी सरकार की ध्यान आखिर बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर कैसे गई, आइए पूरी डिटेल से जानते हैं बारीकी से। तो ये बातें जानने से पहले ना हमें नालंदा विश्वविद्यालय की हिस्ट्री जान लेनी जरूरी है, तभी हम पूरी बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो इसकी स्थापना बताया जाता है दोस्त की 415 ईस्वी से बनना स्टार्ट हुआ था और 455 ईस्वी में बनकर पूरी तरह तैयार हो गया था। और इस महान विद्यालय की नींव रखने वाले गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम थे, जिन्होंने ना 415 ईस्वी में इसका नींव रखा और 455 में इस महान विद्यालय को बनाकर पूरी तरह तैयार कर दिया। और इस विश्वविद्यालय में ना बौद्ध धर्म के अलावा ना व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और अन्य तरह के कई विषय पढ़ाए जाते थे। और नालंदा में ना हजारों छात्र अध्ययन करते थे और सैकड़ों टीचर उसमें पढ़ाया करते थे। और इसमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ना विदेशों से भी काफी ज्यादा हुआ करती थी, जैसे कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और अन्य कई तरह के देश जो है ना, यहाँ खास करके वहाँ के बच्चे पढ़ने आया करते थे, क्योंकि यहाँ की शिक्षा की क्वालिटी काफी बेहतर थी। और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को आप समझने के लिए ना वहाँ के आप पुस्तकालय को समझ लीजिए। वहाँ के पुस्तकालय का एक अलग से नाम दिया गया था, उस लाइब्रेरी को एक अलग से नाम दिया गया था, क्योंकि पुस्तकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अगर कैटेगरी वाइज करके न रखा जाए ना, तो पुस्तक को खोज पाना मुश्किल हो जाएगा। और उस लाइब्रेरी का नाम था धर्मकुंज। और धर्मकुंज ना 3 हिस्सों में बटा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनाए हुए थे, ताकि सुविधा के अनुसार जिन्हें जो बुक चाहिए, जो किताब चाहिए, वो आसानी से उन्हें मिल सके। क्योंकि लाखों की भीड़ में ना, अगर लाखों किताबों की भीड़ में अगर आपको एक किताब खोजना है ना, तो उसके लिए कैटेगरी अलग अलग करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जरूरत के समय पर जो किताब चाहिए उसे आसानी से ढूंढने के लिए कैटेगरी वाइज करके रखना बहुत जरूरी था। इसी वजह से धर्मकुंज को भी 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिनमें से पहला भाग का नाम था रत्नासागर और दूसरा भाग का नाम था रत्नोदय और तीसरे भाग का नाम था रत्नजयंक। तो आप समझ सकते हैं कि पुस्तकों का इतना कैटेगरी था, तो पुस्तक कितना सारा होगा। वहाँ पर लाखों की संख्या में पुस्तकें थी, जो कि अगर अभी भारत के पास होता ना, तो भारत विश्व गुरु होता और दुनिया भर के लोग ना भारत सीखने आते, भारत से ज्ञान लेने आते, क्योंकि भारत के पास इतना ज्यादा नॉलेज रहता ना कि लोगों को मजबूरी रहती कि अगर उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, अच्छी चीज सीखना हो, भी जल्दी सीखना है, तो उन्हें भारत आना पड़ता। लेकिन अफसोस की बात है ना कि जो हमारे पास सबसे कीमती अमूल्य हीरा था ना, जो हमारे पास सबसे बहुमूल्य चीज था, जो हमें विश्व गुरु बना सकता था, उस पे किसी दरिंदे की नजर पड़ गई, उस पे किसी हैवान की नजर पड़ गई, जिसकी वजह से हुआ क्या ना कि हमारे पास जो सबसे कीमती और अमूल्य हीरा था ना, उसे गंवाना पड़ गया। और जो हमें विश्व गुरु बना सकता था, उससे हमें हाथ धोना पड़ गया। नहीं, उसे हम पूरी तरह जलते देखे। और उस हैवान का नाम था, उस दरिंदे का नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने ना अपने दरिंदगी की हद दिखाते हुए नालंदा को पूरी तरह नष्ट कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को ना पूरी तरह आग के लपेटों में समेट दिया और पूरी तरह उसे जलाकर राख कर दिया। जबकि आप सोच सकते हो कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलने में ना 3 महीने का टाइम लगा। हाँ दोस्त, 3 महीने यानी 90 दिन का टाइम लगा, तब जाके हमारा जो विश्वविद्यालय था, जो हमारा विश्व गुरु बना सकता था हमें, वो जलकर समाप्त हुआ। लेकिन अफसोस की बात है ना कि जब तक बख्तियार खिलजी का नजर इस पे पड़ता, उससे पहले ना हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को बने हुए 700 वर्ष कंप्लीट हो गए थे। यानी उसने ना अपने प्रकोप को ना, अपने ज्ञान के प्रकोप को दुनिया भर में फैला दिया था, जिसकी वजह से वो आज भी जिंदा है और आज भी लोगों की नजर में उसकी शान और प्रतिष्ठा उतनी ही है जितनी की वो शुरुआत में हुआ करता था। लेकिन अफसोस की बात है ना कि हम सभी भारतवासी जानते हुए भी कि नालंदा विश्वविद्यालय हमें विश्व गुरु बना सकता था और वो नष्ट हो चुका है, ये सब जानते हुए भी हम सभी भारतवासी और भारत की सरकार 800 सालों तक आखिर चुप क्यों बैठे? आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? फिर से क्यों नहीं नालंदा को पुनर्जीवित किया? यानी फिर से उसे क्यों नहीं विकसित किया गया? ये सवाल ना हमें कहीं ना कहीं अपने आप पर विचार करने को मजबूर करता है कि आखिर हमने 800 सालों में किया क्या? अगर हम बर्बाद होते हुए देखे थे अगर नालंदा को, तो हम उसे पुनः स्थापित भी कर सकते थे, उसे पुनः विकसित भी कर सकते थे। लेकिन हमने 800 साल किया क्या? सिर्फ इंतजार। देर से ही सही, लेकिन हम सभी भारतवासियों को कहीं ना कहीं इसका अभाव, इसका कमी खला और हम सभी ने कहीं ना कहीं इसके प्रति जागरूक हुए। और फाइनली 21वीं सदी में ना भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया और 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और जिसके परिणाम स्वरूप ना, जो अधिनियम 2010 में पास हुआ था ना, उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास आज 2014 में ना हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। यानी उसी के परिणाम है कि आज हमारे पास ना नालंदा विश्वविद्यालय फिर से पुनर्जीवित
पुनर्जीवित हो चुका है, वह फिर से पुनः स्थापित हो गया है। और हम सभी देशवासियों को उम्मीद रहेगा ना कि इसे ना पहले के मुकाबले कई गुना बेहतरीन बनाया जाए, यहाँ पे शिक्षा की क्वालिटी पहले के मुकाबले और बेहतर किया जाए और इसे ना पूरे विश्व गुरु बनने के लायक बनाया जाए, ताकि फिर से ना हमारा देश नंबर 1 बन सके और इसे जिस हक से सोने का चिड़िया कहा जाता था वह हक इसके पास वापस आए और ये ना दुनिया की सबसे मजबूत कंट्री बन के निकल सके। और किसी भी कंट्री को अगर सुपर पावर बनना है, नंबर 1 बनना है ना, तो उसके नागरिकों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, वहाँ के लोगों में समझ, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हो, ये बहुत जरूरी है। और इससे अच्छा क्या होगा कि अगर हमारे सरकार, हमारे देश की जनता जो है वो अगर शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाए तो इससे अच्छा देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे एक महान वैज्ञानिक कह गए हैं ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा ना वो उतना दहाड़ेगा। और ये किसने कहा था आप कमेंट में लिखिएगा जरूर। और मुझे उम्मीद है कि नालंदा विश्वविद्यालय ना पहले से प्रखर रूप में सामने आएगा और फिर से इंडिया को सुपर पावर बनाने के कगार पे ले जाएगा। लेकिन इसके लिए ना अगर सुपर पावर बनना है ना, तो इसके लिए ना यहाँ की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, यहाँ की सरकार को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा, तभी जाकर ना कोई भी देश नंबर 1 या सुपर पावर बन सकता है। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे।